कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, इसी तरह यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज है, और ये जो ट्रेंड बना रहा है ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक चीज डाउन ट्रेंड कहलाती है। अच्छा, अब हम कहेंगे कि कौन सा ट्रेंड हम समझें कि डाउन है, और किस तरह समझें कि वो डाउन है, और किस तरह समझें कि वो अप है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हवाले से क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप में से कोई एक बता दें मुझे, किसी को इशू हो तो बता दें। चलें आगे चलते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है, हम स्टार्ट में अभी सिर्फ थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और थ्योरी के बाद हम अपने अगले हिस्से के अंदर चार्ट के ऊपर बाकायदा इसकी ड्राइंग को भी देखेंगे। तो जब कभी अप ट्रेंड होता है तो वो मार्केट जो है वो दो चीजें बना रही होती है, एक हायर हाई उसको हम कहते हैं, हायर हाई कहते हैं उसे, और जो उसका निचला हिस्सा होता है वो हायर लो कहलाता है। इसी तरह जब डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, तो आपने ये तो पहले सुन लिया होगा कि मार्केट एक ही मुसलसल एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती, बल्कि अप एंड डाउन मूव करती रहती है। तो जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसने जो लो बनाया उसको हम कहते हैं लोअर लो, और जब वो ऊपर की तरफ आके जो चोटी छोड़ती है, अपना कोना छोड़ती है, उसको कहते हैं लोअर हाई। ठीक है, इसी तरह जब अप ट्रेंड है तो उसके अंदर जो हमारा निचले वाला हिस्सा है, उसको निचले वाले जो कोना बन रहा है, निचले वाली जो चीज बन रही है, उसको हम हायर लो कहते हैं। और जो हमारा ऊपर वाला कार्नर है, जो पिछले इस कार्नर से ऊपर है, उसको हम कहते हैं हायर हाई। तो इसका अप ट्रेंड के अंदर दो चीजें हमारे पास हो गई, एक चीज हायर हाई है, एक चीज हायर लो है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमारा लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है। इसके बाद हम अपनी अगली चीज की तरफ चलते हैं। आई थिंक सो इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है कि हायर हाई क्या है और हायर लो क्या है। चले, इसका मतलब है कि बात जो है वो समझ आ रही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो अब हमारे पास आ गई, जो ट्रेंड लाइन की हम जो है बुनियाद समझने लगते हैं, हमको पता लगता है कि ये चीज ट्रेंड लाइन है। तो क्या कोई भी जरा सी डायरेक्शन ऊपर हो तो हम उसको अपर डायरेक्शन समझ लें, या जरा सी डायरेक्शन नीचे हो तो क्या हम उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन समझ लें? तो ऐसा नहीं है। ट्रेंड लाइन की बाउंडिंग होती है और वो डायगोनल की शेप में होती है, कि जैसे आप देख रहे हैं डायगोनल आपको क्रॉस के सूरत में इस तरह फॉर्म हो रहा होता है, और वो बाउंड कर रहा होता है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है वो बाउंड बैक हो जाती है। ठीक है, जब जब कोई हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और मार्केट उस पे आएगी तो क्या होगी, वो पहले बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी, फिर वो इस मार्केट लाइन के पास आई, वो फिर बाउंस बैक हुई, फिर वो इस लाइन के पास आई, वो फिर बाउंस बैक हुई। ये जो चीज है, ये चीज इसकी बाउंडिंग कहलाती है, इसका लेवल बना रही होती है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट बन रहा है, इसको हम जो है वो पाइवट पॉइंट कहते हैं। ये जो पॉइंट बन रहे होते हैं, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, जो टच कर रहा होता है जिस पॉइंट पे लाइन को, ये पॉइंट पाइवट पॉइंट कहलाता है। अच्छा, कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड होगी? तो वो ट्रेंड लाइन जो कम से कम 3 दफा टच करे ट्रेंड लाइन को। ये 2 दफा टच हो गया था, यहाँ से एक दफा ये हमने लिया, एक दफा ये लिया, ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था। उसके बाद जब ये थर्ड टच हुआ तो ये हमारी कंफर्मेशन हो गई कि हमारी जो लाइन है वो वैलिड है, हमारी जो लाइन है वो इनवैलिड नहीं है। हम दो टच के ऊपर कंफर्मेशन नहीं ले सकते, जब तीसरा टच होगा और वहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, तो अब हमारा एक बात क्लियर हो गई, ये बात कंफर्म हो गई कि ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और ये अपर ट्रेंड है, तो नीचे से ये देख रहे हैं आप सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो after the third touch, each time price touches and respect the trend line, a trader can take a long position with the stop just below the trend line. अच्छा, एक बात क्लियर कर लें
कि ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं, जो पिछली आप लोगों ने तीनों क्लासेस ली हैं और अभी ये जो चौथी क्लासेस है, ये जस्ट हम चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं ना, चार्ट को पढ़ना सीख रहे हैं कि चार्ट है कैसे, चार्ट काम कैसे करता है। अभी हम बिल्कुल भी ट्रेड लेना नहीं सीख रहे। और इसी तरह ट्रेंड लाइन भी हमारे मेथड में कोई ट्रेड लेने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है, बल्कि जस्ट चार्ट को समझने की, चार्ट की डायरेक्शन को समझने का एक जरिया है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा, हम जस्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट की डायरेक्शन समझ रहे हैं कि तो जब एक ट्रेंड लाइन बन रही होती है या एक ट्रेंड लाइन को वैलिड हम कहते हैं, तो हमने उसकी चीज को पढ़ा कि वो दो टच कर ले, उसके बाद जब तीसरा टच करके रिजेक्ट हो तो हम कहेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप अगली दफा यहाँ पे आए तो आपको पता होगा कि यहाँ से दोबारा इसने बाउंस बैक करना है। और ये पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने आपको बताया, ये मेरे हमारे पाइवट पॉइंट्स हैं, इनको हम पाइवट पॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ से ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं ये टेस्ट कर रही है। मार्केट एक दफा ट्रेंड लाइन आई, उसने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद जब वो थर्ड पॉइंट पे आई तो ये इसका टेस्ट कंफर्म हो गया। यहाँ पे ये जो हमने कहा कि वैलिड है, एक्चुअली इसका टेस्ट था। अगर वो इस पॉइंट पे इसको टच ना करती तो हम इसको वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं कंसीडर करते, या फिर हमारी ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन कुछ और होती। ये चीज है। इस वाले सारे पोर्शन के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो ये बताइएगा कि आपने बताया कि जो तीसरा जो पॉइंट है, जब वो उसके साथ टच करती है ट्रेंड लाइन के साथ तो बाउंस बैक होती है। ये बाउंस बैक होना जरूरी है उसके लिए, वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए? जी, वो वापस पलटेगी तो आप कहेंगे ना बाउंस बैक हो रही है। अगर वो उसको क्रॉस कर जाएगी तो इसका मतलब वो ट्रेंड लाइन नहीं थी। अगर वो तीसरे टच के ऊपर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए तो इसका मतलब दो टच हुए हैं, वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं थी, इसका मतलब कि उसके डायरेक्शन अपवर्ड है ही नहीं। या फिर उसने इस जगह से बाउंस बैक नहीं किया, उसने थोड़ा नीचे से बाउंस बैक किया है, तो अब वो कोई नई डायरेक्शन की ट्रेंड लाइन बनेगी। तो वो अगर उसी लाइन को जो आपने यहाँ से ड्रा की थी, इस पॉइंट से रिजेक्ट कर रही है ये ट्रेंड लाइन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का काम कर रही है, तब आप कहेंगे कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गई, वट एवर द रीजन, तो आप उसको वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे। क्लियर? ठीक, थैंक यू सर। ये जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जी। तो जो सेकंड टच है इसमें मैं जो रेड वाली कैंडल है वो तो आपके जो आपने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन को, उससे नीचे नहीं जा रही, तो इसको ड्रॉ करने के लिए या क्या पैमाना होगा? जी बिल्कुल। इसके अंदर आप लोगों ने वैसे ये स्लाइड के आगे आ रहा था, चलें हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में आपने बॉडी और विक, कैंडल्स की बॉडी और विक के बारे में पढ़ लिया था ना। जी जी। तो ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज का जो है ना, वो आगे स्लाइड है, मैं वहाँ प्रॉपरली, हमारी नेक्स्ट ही स्लाइड है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस विक के हल्का सा आगे आने या ट्रेंड लाइन के प्रॉपर ब्रेक होने, दोनों बातों में क्या फर्क है। तो चलें आगे, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया, आप में से एक ने, तो उसमें ये था कि ये जो हल्का सा बाहर निकला हुआ है, या ट्रेंड लाइन प्रॉपरली ब्रेक हो गई है या नहीं, तो इस बात का कैसे पता लगेगा। एक तो चीज ये है कि अगर ट्रेंड लाइन ने ब्रेक होना है तो उसने कैंडल के ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करना है। वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है, उसके बाद क्या किया, उसने इस लाइन को रीटेस्ट किया, उसने इस लाइन को दोबारा टच किया और अब उसने नई डायरेक्शन इसकी बना ली है। अगर हम कहते हैं कि हल्का सा उसने ऊपर विक दिया और फिर वापस चली गई है, तो वो ब्रेकआउट नहीं शुमार होगा। जिस तरह हमारी पुरानी एग्जाम्पल में ये वाली जो चीज थी कि यहाँ पे हल्की सी विक नीचे है, तो एक्चुअली उसने विक हल्की सी तो नीचे छोड़ी है, लेकिन कैंडल क्लोज उससे नीचे नहीं हुई। इस वजह से आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है वहां पे आपकी बुलिश इनगल्फिंग भी हो रही है और वो तेजी से वापस भी गई है। क्लियर ये बात कि हल्का सा विक के ऊपर होने और प्रॉपर ब्रेकआउट होने में क्या फर्क है। तो ब्रेकआउट जब भी होगी, लाइन ब्रेकआउट होगी, तो वो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो लाइन से ऊपर देगी। फिर वो क्या करेगी, फिर वो एक दफा वापस आके लाइन को रीटेस्ट करेगी और उसके बाद अपनी नई डायरेक्शन की तरफ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, ये जो ब्रेकआउट से मुराद है कि ये वैलिड लाइन है?
ट्रेंड लाइन वैलिड होगी इस सूरत में? ये असल में पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है, पीछे से 2 टच तो आपके सामने है, इसके मजीद टच इसके पीछे होंगे जो इसमें हिस्से में नहीं है। इस वाली स्लाइड का मकसद जस्ट ब्रेकआउट था, तो इसका थर्ड टच या ये होगा या फिर ये वाला थर्ड टच होगा इसका, या फिर ये थर्ड टच होगा या फिर ये चीज थर्ड टच होगी इसकी। तो उसके बाद उसने इसको ब्रेकआउट किया होगा और डेफिनेटली वो वैलिड लाइन होगी तभी ब्रेकआउट आप कंसिडर करेंगे। ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शादी नहीं हुई और आपके तलाक हो गई है, तो ये ऐसा ही है मामला। ट्रेंड लाइन होगी तो ब्रेकआउट होगी। अच्छा सर, हम इसके बाद सॉरी, जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने दोबारा ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट किया है, तो अब हम ट्रेड लेने के लिए इस रीटेस्ट का इंतजार करेंगे और जब इसको बाद ये रीटेस्ट को टच करने के बाद ऊपर जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि ब्रेकआउट रियल है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज मैं पहले इसीलिए वाजे कर चुका था कि हमारे मेथड में ये जो पूरे कोर्स आप सीखेंगे, इसमें जब आप फाइनल कर चुके होंगे तो हम ट्रेड जो है वो ट्रेंड लाइन की बेस पे नहीं लेंगे। सम पीपल जो है, बाज लोगों की स्ट्रेटेजी में ये होता है वो ट्रेंड लाइन के बेस पर ट्रेड करते हैं। हम ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम जस्ट ट्रेंड लाइन को समझ रहे हैं क्योंकि ये चार्ट को समझने के लिए आसान हो जाती है और ये नॉलेज के लिए जरूरी है। ठीक है। हाँ, अगर जो आपकी बात है, जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है कि जब हमने यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, तो रीटेस्ट के बाद जब वो वापस जाएगी तो हम ये तय करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और उसके बाद हम नया एंट्री पॉइंट यहाँ से या इस जगह से, इस कैंडल के यहाँ से लेंगे। बिल्कुल आपकी बात उसके हवाले से ठीक थी, लेकिन ये मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, कोर्स के अंदर रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस तरह की कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स को कंसिडर करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैं जस्ट समझना चाहता था और अंडरस्टैंड करना चाहता था। जी बिल्कुल वो बात ऐसी ही है। ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगी, रीटेस्ट के बाद जब वो वापस जाएगी फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने ट्रेड लेनी है या नहीं। उसमें डेफिनेटली मजीद कुछ फैक्टर होंगे, तो हम भी अगर ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो वो भी उसको सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए, तो उसमें मजीद फैक्टर्स को भी देखते हैं, सिर्फ इसकी वजह बेस के ऊपर ट्रेड नहीं लेते। मजीद भी और 2-3 फैक्टर्स हों तो फिर हम इस चीज को भी एक अच्छा पॉइंट समझेंगे कि हाँ सही है, मार्केट ट्रेड इसी साइड पे बन, जस्ट इस कदर इसका होगा। कोई इशू यहाँ पे, यहाँ तक? किसी भाई का कोई सवाल हो या बहन का? चलें हम आगे चलते हैं। पहले आपने जो सेकंड क्लास ली थी और उसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जो हमारी सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है और जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो सपोर्ट बन जाती है, जो भी फॉर्मर होती है। तो ट्रेंड लाइन भी बेसिकली है, तो लाजमी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए आप लोग को स्ट्रेट लाइन ही को ड्रा करें। मैं यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्लाइड की खूबसूरती मुमकिन है थोड़ी सी खराब हो जाए, लेकिन चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए। तो उसमें ये चीज है कि ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसने दूसरा टेस्ट किया और उसके बाद वापस आई, ये इसका थर्ड टेस्ट हो गया। यहाँ से आपको ये इसकी दूसरी उसका भी कंफर्मेशन मिल गई और यहाँ से इसने दोबारा इसको ब्रेक किया। तो ये देखें, यहाँ पे इसने पहले ये लाइन इसके लिए सपोर्ट थी इसी ट्रेंड के लिए, और फिर जब उसने ब्रेकआउट किया तो जब वापस आई मार्केट तो यही लाइन जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी काम करती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो पिछली ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो तो वो रेजिस्टेंस का काम दे देती है, या फिर रेजिस्टेंस हो तो वो सपोर्ट का काम दे देती है। तो इसके हवाले से आप पहले भी काफी अंडरस्टैंड कर चुके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे एसएच कोई बहुत ज्यादा इशू होगा। मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन ड्रा करने के अंदर दो तरीके से लोग ड्रा करते हैं इसको। एक ये कि इसकी बॉडी से बॉडी तक लिया जाए, जैसे ये इन्होंने विक के बजाय बॉडी को टच किया हुआ आपस में। ठीक है, बॉडी से लेके बॉडी तक बनाई है, जबकि इस तरफ अगर आप देखें ये अपर ट्रेंड के ऊपर, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये विक टू विक है।
विक के कोने से लेके अगली विक के कोने कॉर्नर्स को टच कर रही है। तो ये मुख्तलिफ इसके ट्रेंड लाइन के ड्रा करने के मेथड होते हैं। देखिए कि आप बॉडी से बॉडी ड्रा करें, कि आप विक से विक ड्रा करें। हम जो हमारा जो ये V4X5 हम जो टीम जब ट्रेड वगैरह या ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो हम विक टू विक ही ड्रा करते हैं। यहाँ तक कोई इश्यू हो? चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी क्लास तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें एक पॉइंट से ट्रेड मुड़ रही है। जैसे आप ऊपर अगर किसी से मैं एग्जांपल दूं, या ये वाली लाइन देख लें, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये यहाँ से यूं लाइन नहीं ड्रा करनी बल्कि यूं ड्रा करनी है। तो जब मार्केट पीछे की तरफ जाएगी, अब देखें यहाँ पे उसने 3 टच इस ट्रेंड लाइन को नहीं दिए, या फिर यहाँ से हम अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करते तो देखें, अब जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बाउंस बैक होना जरूरी है, तो अगर हम इस चीज को ये 2 पॉइंट ड्रा करते तो यहाँ से तो बाउंस बैक नहीं, पीछे चली गई। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम अगले पॉइंट को भी ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो चीज बन रही है इसको भी हम फिर ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद यहाँ से भी बाउंस बैक नहीं और पीछे जा रही है, हम इसको भी रेज करते हैं। तो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ये दूसरा पॉइंट दे रही है। अब जब बाउंस बैक हुई, वापस आई और यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ये चीज समझने के लिए जरूरी है कि जो वैलिड ट्रेंड लाइन होगी कि नहीं, कि अगर यहाँ पे आप लगा रहे हैं और हायर लो जो है वो इसके नीचे बन रहा है, ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया और हायर लो जो है वो उसके नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। आपका जो लो है वो आपके हायर लो से मैच करना चाहिए। इसी तरह जब ये तीसरी दफा वापस बाउंस बैक होगी तब वो इसी लाइन के ऊपर अपना हायर लो बनाएगी कि इस जगह पे, ताकि आपकी ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी कंफर्म हो सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो क्या चीज रिपीट करवाना चाह रहे हैं साकिब? ये वैलिड और इनवैलिड की चीज। चलें, अच्छा अभी नेक्स्ट हम अभी चार्ट के ऊपर मूव करने लगे हैं। हमारी मेन थ्योरी का पोर्शन जो है वो यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अभी हम ये देखेंगे कि ड्रा ट्रेंड लाइन में ड्रा कैसे करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी और MT5 के ऊपर भी। तो हम अपने टूल्स के यूज को भी हल्का सा देखते हैं और वहाँ इन सारी थ्योरीज को हम जज करेंगे कि क्या ये वाकई चार्ट के ऊपर, रीजनल चार्ट के ऊपर वैलिड उसी तरह हो रही है या हमें उसी तरह मामलात को क्लियर कर रही हैं। तो अभी हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है और हम देखना है कि ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे पास लाइन का सेगमेंट है। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की लाइंस और रेस वगैरह मिल जाती हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा आपका करनी चार्ट नहीं नजर आ रहा सर? है। चार्ट नजर नहीं आ रहा, पावर पॉइंट नजर आ रही है। अब चार्ट नजर आ रहा? जी अब ठीक है। सही। तो मैं ये बता रहा था कि एरो के नीचे हमारे पास ये फंक्शन होता है लाइंस का। मुख्तलिफ किस्म की लाइंस, एरोज भी हैं, रेस भी हैं, स्ट्रेट लाइंस भी हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर है हमारे पास ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिया होता है, टूल दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेते हैं और ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमें नीचे की तरफ नजर आ रही है कि ये निचली डायरेक्शन है, लेकिन क्या हम यूं ही रख देंगे या किस तरह होगा, तो ये हम अभी देखते हैं। तो हमारे पास अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हमने क्या करना है, हमने विक को विक से मिलाना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। ठीक है, तो मैंने इसको मिलाया, तो पहला टच इसका यहाँ पे मिल गया,
दूसरा टच इसका यहाँ पे मिल गया, और तीसरी दफा जब इसने टच किया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन वैलिड थी। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ हम देख रहे हैं ये, और यहाँ से आपको ब्रेकआउट की भी समझ लग जाएगी कि यहाँ से मार्केट का पहला टच हुआ, ये पीछे थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट था इसलिए मार्केट ज्यादा नीचे गई थी, ये पीछे एक न्यूज की वजह से, इस वजह से, वरना इसने यहीं पे मौजूद होना था। तो दोबारा इसने यहाँ टच किया, फिर रीटेस्ट किया, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया, तो ट्रेंड की वैलिडिटी कंफर्म होगी। फिर इसने चौथी दफा यहाँ पे इसको टच किया, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये वैलिड है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो अपनी क्लोजिंग है, अपनी कैंडल की क्लोजिंग है, वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे दी, तो अब हमें पता लग गया कि ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से इसने वापस ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, पहले अपवर्ड था, इसने डाउनवर्ड ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। अगेन यहाँ से देखें आप, तो जब ये जब डाउनवर्ड होगा तो हम यहाँ ऊपर से ट्रेंड बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये एक टच इसका हम कंसिडर करेंगे, ये दूसरा टच और ये तीसरा टच। यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसकी अब डायरेक्शन डाउनवर्ड है जब ये यहाँ से रिटेस्ट करके पलटेगी। और फिर ये चौथा टच, ये यहाँ पे पांचवा टच किया, लेकिन उसके बाद इसने क्या किया कि इसने वापस ब्रेकआउट और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दी, और फिर ये रिटेस्ट की सिचुएशन बना रही है, और फिर ये आगे की तरफ मूव कर रही है। इसकी हम मजीद एग्जांपल देख लेते हैं और पीछे चले जाते हैं, और हमें यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास रेंज की सिचुएशन बन रही है। यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है, और इसी तरह ऊपर से भी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये हमारे पास साइडवेज की सिचुएशन हम इसे कहते हैं, या फिर हम रेंज की सिचुएशन करते हैं कि जिसमें मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, बल्कि वो साइडवेज मूव कर रही है। तो ये हमारे पास एक जो एग्जांपल है वो साइडवेज की आ गई है। और इसके अंदर हमने अपना ब्रेकआउट डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को तीन टेस्ट इसके कंफर्म कर लिए, और क्या चीज है जी, और हमने साइडवेज और रेंज डिस्कस कर ली। और हमने आज क्या पढ़ा है मजीद, हम इसको ये हमारे पास एक डायरेक्शन बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, और अगर थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो ये हल्का सा हमें रीटेस्ट भी मिल जाएगा। ये ग्रीन कैंडल ने इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया, और फिर नई कैंडल इसने नीचे बनाने शुरू कर दी, और फिर आगे ट्रेंड डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। और ये खासा पीछे से ये ट्रेंड चल रहा था, ये आप देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ से ट्रेंड लाइन बनेगी, तो ये काफी देर तक ट्रेंड। अच्छा, एक बात जाने के, ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंडिंग मार्केट जो है, जो मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो वो बहुत मजे की मार्केट होती है ट्रेड के लिए हमारे सेटअप के अंदर। ट्रेंडिंग मार्केट में हम बहुत मजे से, आराम से, और ऑलमोस्ट 90% श्योरिटी के साथ अपनी ट्रेड ले लेते हैं। तो ट्रेंड को समझना और जानना इस हवाले से जरूरी है। यहाँ पे आपके सामने क्लियरली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसको हम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास विक टू विक बन रही है, ठीक है, और डाउनवर्ड ट्रेंड हम ऊपर से ड्रा करते हैं, नीचे से भी हो सकता है, लेकिन नीचे से हम इसलिए नहीं ड्रा करते कि डाउनवर्ड है, तो हम नॉर्मली सेल के ऑप्शंस के ऊपर वर्क करेंगे, और सेल के ऑप्शन के लिए हम ऊपर से एंट्री लेते हैं। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड बन जाएगी, जिसको यहाँ से हम पैरेलल नीचे भी बनाना चाहें तो ये उसी के पैरेलल ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हायर हाई और हायर लो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इसका ये लो होगा, ये चीज लो होगी, और ये लोअर लो कहलाएगी जो इससे नीचे है।
फिर ये इसका लोअर हाई होगा, ये पॉइंट जो है इसके ऊपर, ये पॉइंट जो है ये लोअर लो कहलाएगा और ये पॉइंट लोअर हाई। ठीक है, फिर इसी तरह इसका अगला जो है पॉइंट जो है वो इसको रेस कर देते हैं, अगला इसका लोअर लो यहाँ पे आएगा और इसके हायर हाई ये आएंगे। ठीक है, ये फिर आप देख रहे हैं पीछे अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन जी सर इसमें जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसमें देखें जी, जो मार्केट जब नीचे आई इसी ट्रेंड के अंदर, तो इसने लोअर लो नहीं बनाया सेकंड टाइम, बहुत लोअर आगे। लो उसने हाँ आगे आके बनाया। ठीक है, हाँ अब जी, आप हाँ कहेंगे जी। सर जी ये जो पीछे मूव कर रही है ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, ऐसा ही है कि ये पहले ही मार्केट मुड़ गई है, ट्रेंड लाइन के पास तो आई नहीं। हम्म। तो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ना करने की एक वजह ये भी है कि लाजमी सही। नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन तक कंप्लीटली आई भी, वो पहले भी जा सकती है, उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। तो मजीद आप उसको स्टडी करेंगे तो आप उसको इंशाल्लाह कोर्स के अख्ताम तक आपकी ये वाली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ट्रेंड लाइन क्या है और इसकी अफादियत कितनी है। ठीक है, अच्छा उसमें एक फ़र्क और आ जाता है जो हमारी अभी नेक्स्ट स्लाइड के साथ है, और वो स्लाइड के साथ ये है कि अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस करें, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम को लेके चलें, तो हमारी जो है वो थोड़ी शायद डिफरेंट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारे पास 4 आवर है, अगर मैं डे की टाइम फ्रेम कर दूं तो उसमें शायद डिफरेंट ट्रेंड लाइन बने, और मैं 1 आवर का अगर बना दूं तो ये देखें कि ये मार्केट बहुत छोटी सी आ रही है, हमें इसको जूम आउट करना पड़ेगा। तो उसी मार्केट को देख लेते हैं। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बन रही होगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये यूं करके ड्रा हो सकेगी। ठीक, या फिर इसका और कोई केस आ जाएगा, मैं अभी आगे कोई देख लेते हैं। अच्छा, फिर ये एक चीज यूं भी बना रही होती है, इसको हम यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यूं भी ड्रा हो सकती है। थोड़ी सी उसने ट्रेंड लाइन, बड़ी ट्रेंड लाइन थी, वो बड़े टाइम फ्रेम में थी, हमने छोटे टाइम फ्रेम में उसका थोड़ा सा यूं करके उसका ट्रेंड लाइन बना दी। सही है। अच्छा, निचली साइड एक और चीज जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, और वो ये कि मैंने जब कहा था कि सेल की अगर हम बनाएंगे तो ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में ही ले जाते हैं। हाँ, सेल की मैंने कहा था कि हम ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, हम नीचे से इतना नहीं करेंगे। तो ऊपर की तरफ देखें कि वो नॉर्मली जो है वो ऑलमोस्ट लाइन को टच कर रही है हर दफा में। ठीक है, यहाँ से टच किया, फिर वो यहाँ पे टच कर रही है, फिर यहाँ टच कर रही है, फिर वो यहाँ पे टच कर रही है। इसी तरह जब अपवर्ड है तो अपवर्ड में नॉर्मली वो लाइन के पास आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ करीब का खासी करीब आई है, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे टच किया। तो ये थोड़ा सा फर्क है, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो नॉर्मली हम वन साइड पे ही ड्रा करते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे फिर इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स हो जाते हैं जो इंशाल्लाह आप अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्राइस एक्शन मेथड का और जो ट्रेंड लाइंस के पैटर्न्स हैं, तो ये मुख्तलिफ पैटर्न्स भी बना रहा होता है। समटाइम ये पैरेलल नहीं शक्ल बना रहा होता है। ये जो मैंने चीज बनाई थी आपके सामने कि अगर हम इसको यूं बना लें, यहाँ से यूं ड्रा करें, तो ये एक फॉलिंग वेज बना रहा है। ठीक है, कि इसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, ये चीजें आप आगे पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास का हिस्सा, इस क्लास का हिस्सा नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन कह रहे थे कि आप रिपीट कर दें, तो वो रिपीट के अंदर यही है कि जब हम ये बना रहे हैं तो हमने इस ट्रेंड लाइन को इस जगह से नहीं ड्रा करना कि हम इसको यूं ड्रा कर दें। ठीक, ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होगी। ठीक है, या यहाँ पे यूं ड्रा कर दें, ये हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन है। वैलिड ट्रेंड लाइन वही होगी जिसके हायर लोअर हाइज जो हैं वो उस लाइन को टच कर रहे हैं और उससे ऊपर फिर ना जा रहे हो। ठीक है, इसी तरह इसके जो है
हायर लोज जो हैं वो अपने ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर देंगे तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ ड्रा कर दिया था और समझा था कि ये ट्रेंड लाइन है, तो नहीं, इसका एक टच हुआ, दो टच हुआ, तीसरे टच पे ये और नीचे गई, तो इसका मतलब वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। हमारी वैलिड ट्रेंड लाइन ये बनेगी, एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, और यहाँ पे ये पांचवा टच भी इवन आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। जी, क्वेश्चंस? अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, बताइएगा कि जी 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 ये तो अभी आप पास में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, जी। अभी जो लेटेस्ट में जो मार्केट जहां जा रही है वहां कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड जाएगी? कितने पॉइंट टच हो रहे हैं तो पता चलेगा ये ऊपर ही जाएगी या नीचे ये ले, जाएगी? ये ले, ये ले। ये अभी है लेटेस्ट मार्केट की सिचुएशन। ये हम अभी वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो प्रॉब्ली ये एरिया बना रही है। ये इसका एक टच है, ये दो टच हो गए, ये रीटेस्ट के बाद ऊपर गई, और फिर यहाँ पे इसने तीसरे टच के बाद रेजिस्टेंस ली, अभी फिर मार्केट वापस आई है। अब अगर ये इस जगह को हम क्या करेंगे कि हम यहाँ की इसकी वैलिडिटी की ये लेंगे कि अगर इस तीसरी टच के बाद रीटेस्ट के लिए आई है, तो अगर किसी ने सपोज दैट ट्रेड लेनी है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ये बाद में कोई रेफरेंस के तौर पे ये ना कहते रहे कि सर हारिस ने यहाँ से ट्रेड दिलवा दी थी, तो मजाकन बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर ट्रेड लेनी है तो ये रीटेस्ट कर रही है लाइन, प्रोबेबली जो इम्कानात हैं वो यही है कि ये एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, यहाँ से इसने, ये 4 आवर की कैंडल है, इसको अगर हम 1 आवर की कैंडल देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस ली इसने प्रॉपरली, और ये रीटेस्ट कर रही है, प्रोबेबली यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। अभी की मौजूदा इसको अगर हम सिनेरियो को समझें। क्लियर हुई आपका क्वेश्चन? जी जी, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन हो किसी? सर वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि ट्रेंड लाइंस को जो रेड विक अगर टच करती है तो उसका कोई इफेक्ट आता है, या ग्रीन विक को अगर टच करती है उसका कोई खास इफेक्ट ट्रेंड लाइंस पे आता है? जी, दोबारा कहिएगा। सर कैंडल्स, दो कैंडल्स हैं हमारे पास, ग्रीन आपकी और आवाज रेड। थोड़ी धीमी आ रही है। सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोल लीजिएगा काइंडली। सर कैंडल्स की जो विक हैं रेड एंड ग्रीन, उसके जी टच करने से ट्रेंड लाइंस पे कुछ खास इफेक्ट आता है? लाइक एक 3 पॉइंट्स पे रेड कैंडल्स रेड विक की टच कर रही हैं, और जी। 3 टाइम्स पे अगर ग्रीन विक की टच कर रही है ट्रेंड लाइंस को, तो सर इसका कोई खास इफेक्ट आएगा ट्रेंड लाइंस पे? नहीं नहीं, ये जो रेड और ग्रीन है ना, ये जस्ट ये बता रही हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आई है, और ग्रीन है तो मार्केट ऊपर गई। ठीक है, कैंडल्स कैंडल्स के अपने पैटर्न है, कैंडल्स को समझने के उन्होंने आपने अपनी क्लास के अंदर उसको समझा होगा कि कैंडल्स किस तरह कर रही होती है, लेकिन ट्रेंड लाइन पे ये कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डाल रहे। ओके सर। जी सर, ये ट्रेंड लाइन कैसे महसूस कैंडल से स्टार्ट होता है और किसी स्पेशल कैंडल पे एंड होता है, प्लीज डिफाइन। जी, मैं इसीलिए आपके सामने ट्रेंड लाइंस ड्रा की हैं, पहले से ड्रा करके नहीं रखी हुई थी कि एक वाज़ेह चीज़ है। चलें, ये पिछली वाली ट्रेंड लाइन जो थी इसी को हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हम इनको ख़त्म करते हैं और दोबारा से देखते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए मार्केट भी ख़त्म कर देता हूँ। और बताएं, यहाँ से हम जो है रिप्ले का ऑप्शन होता है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में, और ये मैंने कर दी मार्केट ख़त्म। ठीक है, तो प्रॉब्ली हमारे पास क्या है
यहाँ से हमने कहा कि ये एक टच आ रहा है, इस कैंडल से हमने ये इस कैंडल से बनाना शुरू किया, ये दूसरा टच हम आ रहा था और हमने तीसरे टच का वेट करना था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या किस तरह चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जब थी मार्केट, जब हम पीछे थोड़ा सा आए तो यहाँ पे जब थी तो मार्केट हमें, सॉरी ग्राफ चेंज हो गया, हम पीछे मार्केट को देख रहे थे। हाँ, ये यहाँ से चूंकि मार्केट पलटी है और इसने यहाँ पे या सर इसको 4R पे कर ली, शायद पहले 4R पे थी। जी नहीं, वो इशू नहीं है। सो हम स्पेस दबाएं तो नेक्स्ट वो खुल जाता है करेंसी पेयर, तो उस वजह से वो थोड़ा सा अच्छा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जूम करें तो ये देखें, ये आपकी डोजी भी बना रही है और डोजी का आपने पढ़ा समझा होगा कि ये थोड़ी सी डायरेक्शनल चेंज है। यहाँ से डोजी से भी आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से अब इसने वापस दोबारा जाना है। ये इसने आपकी उसी ट्रेंड लाइन को मीट किया यहाँ पे तीसरी दफा और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ इसको कंफर्म कर लिया। हाँ, यहाँ हुआ अभी कंफर्म नहीं हो रहा, ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है और बिल आखिर उसने नीचे ब्रेक कर दी है। अब नीचे ब्रेक कर दी है तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और मजीद अगर इसको बड़े बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं 4 आवर में लेके जाता, अब ये 1 आवर में थी तो ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी, 4 आवर में लेके जाएंगे तो डायरेक्शन शायद मजीद चेंज हो जाए। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। जी, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी नेक्स्ट स्लाइड भी ये थी, मैं आपको स्लाइड नहीं दिखा सका, उसके अंदर भी यही था कि सम टाइम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपकी जो वो ट्रेंड लाइन है वो शायद थोड़ी डिफरेंट बने। आप उसी चीज को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, मैं डे की कैंडल में जाऊंगा तो शायद ये मजीद थोड़ी अपनी डायरेक्शन को, अपने स्लोप को थोड़ा सा नीचे करे, अपने टेंजेंट को थोड़ा सा डाउन करे, मुमकिन है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम की वजह से आपकी कैंडल्स के अंदर थोड़ा सा आ जाता है। यहाँ पे जाएंगे तो इसने इस टाइम को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। अभी यहाँ से ये हमें समझ आ रही है, ये इसको देखें कि हमने रिसेंट कैसे समझना है। तो यहाँ पे जब ये थी ट्रेंड लाइन, तो हमने इसको कहा कि यहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे कहीं इसने जो है इसको ब्रेक किया तो हमें यहाँ से ये खबर मिल गई कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और हमारी डायरेक्शन मार्केट की चेंज हो गई। सर एक सवाल था, जी, ये जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, तो जाहिर है अभी तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन जी, मसलन अगर हम डाउन ट्रेंड की ही ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, एक हम ऊपर रखते हैं एक हम बॉटम पे रखते हैं, तो क्या उसे मतलब पैरेलल होना चाहिए लाजमी या एक साइड पे ही वही, रखें? जी जी, वो मैंने आपको पहले भी इसको कहा कि लाजमी नहीं है वो पैरेलल हो, इसके मुख्तलिफ पैटर्न्स बन रहे होते हैं। ठीक है, बेहतर, और उसके ठीक, मुख्तलिफ इम्पैक्ट होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत यहाँ पे बेहतर। जो हमने ट्रेंड लाइन की बात की वो हमने ये डिस्कस किया कि मार्केट की डायरेक्शन को कैसे समझना है। और डायरेक्शन से फर्क क्या पड़ेगा कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो हम नॉर्मली सेल की ट्रेड ढूंढेंगे और अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम बाय की ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि वो हमारे ठीक, लिए सेफ होगी। बहुत समझ बेहतर। रहे हैं ट्रेंड लाइन जी, से हमारे लिए क्या एक्सपेक्ट फर्क पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, ट्रेंड लाइन भी उसके अंदर फैक्टर के तौर पे है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे। ट्रेंड लाइन से हम समझें कि मार्केट ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर जा रही है तो हमने बाय की ट्रेंड ढूंढनी है, बाय की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा सर, ये पूछना था कि बल्कि एक आपसे एक राय लेंगे कि ट्रेंड लाइन जनरली अगर हम ड्रॉ ना भी करें तो तब भी हमें ग्राफ की कुछ न कुछ डायरेक्शन समझ आ रही होती है, जैसे वो रेंज में है या वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। मैक्सिमम ट्रेंड लाइन का फायदा हमें ये है कि हमें जैसे पता चल सकता है कि अभी मुमकिन तौर पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ को अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो इसके अलावा और क्या बड़ा फायदा है इसका जो ट्रेंड लाइन का है? हाँ, दो चीजें ना, एक तो आपको डायरेक्शन चेंज होने का भी पता लग गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट हुई, आपको अंदाजा हो गया कि मार्केट की डायरेक्शन अब चेंज हो रही है, ठीक है। उसके लिए आपको वो 3 टच दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ब्रेकआउट से अंदाजा हो गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है। दूसरा फायदा ये हुआ, मैंने आपको जैसे बताया कि सम जो पीपल्स हैं, जो मतलब हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हमारी ये स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन लोग इसकी बेस के ऊपर ट्रेड ले रहे होते हैं। हम भी इसको एज अ फैक्टर, एक मतलब ये हूँ समझे कि 2-3% के हद तक फैक्टर के तौर पर यूज करते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन के पास और बाकी हमारी सप्लाई एंड डिमांड और फिबोनाची और आरएसआई जो भी हमारी हैं, आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी मेथड अगर पूरे हो रहे हैं और हम ये है ना, तो हम कहते हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, अगर ट्रेंड लाइन भी उसके अंदर हमारे चीज को पूरा कर रही है। समझ रहे हैं कि उसमें हमारे लिए वो मददगार साबित हो जाती है हमारे एनालिसिस में, ठीक है। और सम टाइम पीपल लेते भी हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी, जैसे हमने बात की कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अब ये चीज देखें, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है और तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और जब उसने ब्रेक किया तो ये चीज सपोर्ट बन गई, ठीक है। तो ये सपोर्ट उसके लिए भी काम दे रही होती है। क्लियर? इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा करके बनाएं तो ये देखें, कि यहाँ पे ये इसके लिए सपोर्ट थी और यहाँ पे ये इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे बात होती है। हाँ, ये जो आपके थोड़े से हो रहे हैं ना कि आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हम 100% कंफर्मेशन ले लें इससे, कि ट्रेंड लाइन ड्रा करें और हम कहें कि बस यहीं पे आएगी और यहीं से जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मार्केट सिर्फ इस पे बेस नहीं कर। तो हमने तीन अगर हम बड़ी चीजें हैं, जैसे वो आपने डिस्कस किया कि क्या क्या फायदे हैं, तो एक तो चीज हमें मार्केट के डायरेक्शन पता लग रही है। दूसरा, जब मार्केट के ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें उस चीज का अंदाजा हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि हम पैटर्न्स के जरिए, ट्रेंड लाइन पैटर्न्स के जरिए हम मतवक्का मूवमेंट को जज कर सकेंगे। ये इंशाल्लाह आप अगले क्लास, अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या पैटर्न्स हैं और उनके क्या क्या मूवमेंट्स हैं। जी शिबाना कहिए। हैंड रेस किया हुआ आपने? कहना चाह रही हैं, कह नहीं रही हैं? जी, मजीद इसमें कोई क्वेश्चन हो? सर एक और क्वेश्चन है। जी जी। अब जब मार्केट अपवर्ड होती है तो जो ट्रेंड लाइन है वो हमेशा नीचे ड्रॉ करती है, ताकि वैलिड इनवैलिड का जो चक्कर था वो भी इसमें आ जाता है सारा। हाँ, हम नीचे ही ड्रा करेंगे। ऊपर मुमकिन है वो ऊपर वाली लाइन को उस तरह ना टच करे, लेकिन नीचे देखें। अब अगर मार्केट अपवर्ड है तो आपने बाई की ट्रेड लेनी है, तो आपका असल में निचला पॉइंट तलाश करना ना, ऊपर वाला तो तलाश ही नहीं करना, क्योंकि हम सेल की ट्रेड थोड़ी ढूंढ रहे हैं। मतलब वो रिस्की सिचुएशन होगी सेल की ट्रेड ढूंढना। इसलिए हमने चूंकि ढूंढनी बाई की ट्रेड है तो हम निचली वाली ड्रा करके उसी के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा लाइंस खींचना कंफ्यूज कर देता है ग्राफ के अंदर। तो ये जितना बंदा प्रोफेशनल होता जाता है अपना ग्राफ को, उतनी कम चीजों को रख रहा होता है। सही है? जी जी, थैंक यू सर। इसमें कोई टाइम फ्रेम की भी इम्पोर्टेंस है या नहीं? टाइम फ्रेम तो मेरे ख्याल में डिस्कस कर चुका हूँ ना। और इसमें इम्पोर्टेंस अच्छा, की बात कर रहा इम्पोर्टेंस का पूछ रहे हैं। इम्पोर्टेंस टाइम फ्रेम की यही है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही उसकी ट्रेंड लाइन के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज्यादा होगी।
मतलब अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं तो 15 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम है, इजीली ब्रेक हो जाएगी। और इसी तरह उसी आधे घंटे या घंटे की कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब जो घंटे की ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो वो अच्छी कैंडल होती है जो अफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह 4 आवर में और डे के अंदर बड़े, अगर आप असल में जब हम सिर्फ डायरेक्शन ही जज कर रहे हैं तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाके नॉर्मली ट्रेंड लाइंस को देख रहे होते हैं ताकि हमें मजमूई तौर पे मार्केट ट्रेंड पता लग सके। ठीक है, तो छोटे में तो हो सकता है बार बार वो फिर चेंज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम 1 आवर से 4 आवर में गए तो हमें डायरेक्शन उसका स्लोप चेंज करना पड़ा। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में उतना अच्छा होता है ट्रेंड लाइन। अब अगर हम वीकली या मंथली या ईयरली अगर हम ट्रेंड लाइन इस वक्त मौजूदा देखें तो वो डाउनवर्ड है। ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। तो लेकिन बीच में मार्केट कभी ऊपर कर रही होती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे होते हैं। हम ओवरऑल उसकी मार्केट को सर्च करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम भी यूज कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल हम मार्केट के डायरेक्शन को देखने के लिए हम छोटे बड़े टाइम फ्रेम देखते रहते हैं, पर 1 आवर से ऊपर ही नॉर्मली देखते हैं। आधे घंटे में फिर बहुत ज्यादा वीक बन जाएगी ट्रेंड लाइन। क्लियर? सही।